गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना जो लेसन चल रहा था वो था प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, जिसमें अपन ने जो है व्यतिकरण के बारे में पढ़ लिया। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है विवर्तन। देखिए विवर्तन किसे कहेंगे। प्रकाश की गति को जो है वो सरल रेखीय माना गया है। प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गति करता है, किरण के रूप में गति करता है, प्रकाश स्रोत से जो है उत्सर्जित होकर अनंत की ओर अग्रसर होता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जब कोई बहुत संकीर्ण छिद्र से प्रकाश को गुजारा जाए तो वो सरल रेखा में गति न करके थोड़ी उसकी गति की जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है, और गति की दिशा परिवर्तित होने के कारण जो घटना घटित होती है उस घटना को ही जो है वो विवर्तन कहा जाता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये कोई बहुत संकीर्ण छिद्र है और इधर से प्रकाश आ रहा है, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, सरल रेखीय, इस तरह से जाना चाहिए था। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि अगर आपका ये छिद्र बहुत छोटा है, बहुत संकीर्ण है, बहुत बारीक छिद्र है, तो ये प्रकाश तरंगें जो हैं वो इस छिद्र से टकराने के बाद में, ये देखो इधर का जो क्षेत्र है यहां प्रकाश नहीं आना चाहिए, इस क्षेत्र में प्रकाश नहीं आना चाहिए, तो जहां प्रकाश नहीं आना चाहिए वो क्षेत्र है आपका छाया क्षेत्र। नीचे वाला भी जो है वो छाया क्षेत्र है। अब देखो होता क्या है कि प्रकाश तरंग जब बहुत बारीक छिद्र से गुजरती है तो बहुत बारीक छिद्र से गुजरने के बाद में वो किनारों से टकराकर थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि प्रकाश तरंगें इस तरह से फैलेंगी। तो यहां तक प्रकाश पहुंच जाता है, यानी कि छाया क्षेत्र में प्रकाश जहां नहीं जाना चाहिए था वहां प्रकाश चला जाता है। प्रकाश की यह घटना विवर्तन कहलाती है। तो परिभाषित कैसे करेंगे विवर्तन को कि जब बहुत बारीक संकीर्ण छिद्र से, अब छिद्र कितना संकीर्ण हो, कितना बारीक हो, तो छिद्र का जो आकार है, छिद्र का आकार तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। जो प्रकाश आप काम में ले रहे हैं, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि का हो। यदि आपके छिद्र का आकार इतना छोटा हो कि वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि का हो, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लगभग 10, यूं मान लो आप कि 10 की घात -7 मीटर की कोटि के आसपास होता है, तो 10 की घात -7 मीटर इतना छोटा संकीर्ण छिद्र हो, तो उस स्थिति में प्रकाश तरंगें जो है अवरोधक के किनारों से टकराकर छाया क्षेत्र में मुड़ जाती हैं। प्रकाश तरंगों का अवरोधक के किनारों से टकराकर छाया क्षेत्र में मुड़ना विवर्तन, लाइट का जो है वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी विवर्तन की? बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा आप इसकी दे सकते हैं कि बहुत संकीर्ण छिद्र से जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश तरंगें सीधी रेखा में न चलकर अवरोधक के किनारों से टकराकर छाया क्षेत्र में मुड़ जाती हैं। प्रकाश की ये घटना विवर्तन कहलाती है। अब देखो फ्रेनेल ने जो है विवर्तन को समझाया था। फ्रेनेल ने सबसे पहले विवर्तन की व्याख्या की थी कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, इसको परिभाषित किया था। तो इसके आधार पर जो है फ्रेनेल ने विवर्तन को दो भागों में बांटा, जिसमें एक भाग को तो विवर्तन के एक भाग को तो फ्रेनेल ने समझाया और दूसरे भाग को फ्राउनहोफर ने समझाया। तो विवर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है। कहेंगे किसे? प्रकाश तरंगों का छाया क्षेत्र में मुड़ना विवर्तन होता है अवरोधक के किनारे से। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो जैसे ये प्रकाश तरंग है और ये नुकीला कोई प्रकाश अवरोधक का किनारा है, ये मान लो अवरोधक है, तो प्रकाश तरंग जानी सीधी चाहिए थी, लेकिन इस नुकीले किनारे से टकराकर वो थोड़ी अंदर की तरफ मुड़ जाती है, छाया क्षेत्र में आ जाती है। तो प्रकाश तरंग का इस प्रकार छाया क्षेत्र में मुड़ना विवर्तन कहलाता है। विवर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक जिसको फ्रेनेल ने समझाया उसको बोलते हैं फ्रेनेल विवर्तन, और दूसरा जिसको फ्राउनहोफर ने समझाया उसको बोलेंगे आप फ्राउनहोफर विवर्तन। और फ्राउनहोफर विवर्तन का उदाहरण एकल झिल्ली के कारण विवर्तन, वो भी जो है अपन पढ़ेंगे। तो फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन, ये विवर्तन के दो प्रकार हैं। देखो फ्रेनेल विवर्तन किसे कहेंगे और फ्राउनहोफर विवर्तन किसे कहेंगे, बिल्कुल छोटा सा अंतर है इन दोनों में। फ्रेनेल विवर्तन पहला है आपका फ्रेनेल विवर्तन।
जो आप बड़ी क्लासों में जो है इसको पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये फ्रेनल विवर्तन। अपने को केवल यहाँ समझना है कि केवल फ्रेनल विवर्तन कहते किसे हैं। तो देखो, मान लीजिए जैसे ये आपका प्रकाश स्रोत है और यहां पर मान लो बहुत संकीर्ण छिद्र है या मान लो कोई नुकीला अवरोधक रखा हुआ है और यहां विवर्तन प्रतिरूप आप देख रहे हैं। मान लो यहां पर जो है आपका पर्दा लगा है, ये अवरोधक है। तो प्रकाश तरंग अगर विवर्तन नहीं होता है तो सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन अवरोधक के नुकीले किनारे से टकराकर प्रकाश तरंग का छाया क्षेत्र में मुड़ना, ये छाया क्षेत्र है, इसमें मुड़ना जो है वो विवर्तन कहलाता है। तो छाया क्षेत्र में प्रकाश तरंग मुड़ करके नीचे तक प्रकाश आ जाता है, ये घटना विवर्तन कहलाती है। अब देखो, स्रोत की और ये पर्दे की, स्रोत और पर्दे की जो है अवरोधक से दूरियां सीमित हो, यानी ये वाली जो दूरी है ये सीमित दूरी हो और ये वाली जो दूरी है वो भी क्या हो, सीमित दूरी हो। तो उस स्थिति के अंदर जो है विवर्तन को आप क्या कहेंगे, फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन वह विवर्तन होता है जिसमें प्रकाश स्रोत व पर्दे की दूरी अवरोधक से सीमित होती है, यानी कि अवरोधक इधर भी कुछ दूरी पर रखा होता है और पर्दा भी कुछ दूरी पर होता है। तो कुछ दूरी पर रख करके विवर्तन प्रेक्षित किया जाए तो वो कहलाता है फ्रेनल विवर्तन। और देखिए, अगर कुछ दूरी पर विवर्तन हो रहा है तो फिर तरंगाग्र कौन से बनेंगे, या तो गोलीय या फिर बेलनाकार। अगर आपका स्रोत बिंदु स्रोत या गोलीय प्रकाश स्रोत है तो उस स्थिति में गोलीय तरंगाग्र बनते हैं, और यदि आपका प्रकाश स्रोत बेलनाकार प्रकाश स्रोत है तो उस स्थिति में बेलनाकार तरंगाग्र बनते हैं। तो जो आपका फ्रेनल विवर्तन है, फ्रेनल विवर्तन किसे कहेंगे, ऐसा विवर्तन जिसमें प्रकाश स्रोत और पर्दे की अवरोधक से दूरियां सीमित हों। इस प्रकार के विवर्तन में गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र बनते हैं। प्रकाश स्रोत के पास में होता है, इसलिए गोलीय तरंगाग्र बनाता हुआ प्रकाश आगे की ओर अग्रसर होता है। तो यह है फ्रेनल विवर्तन। दूसरा जो विवर्तन होता है वो है फ्रानाफर विवर्तन। दूसरा जो विवर्तन पढ़ेंगे वो है फ्रानाफर विवर्तन। बस वही जो उसमें दूरियां सीमित होती हैं, फ्रानाफर विवर्तन में दूरियां असीमित होती हैं। प्रकाश स्रोत और अवरोधक और पर्दा, स्रोत और अवरोधक के मध्य की दूरी जो है वो अनंत हो या असीमित हो। इसी प्रकार अवरोधक और पर्दे के मध्य की दूरी भी क्या हो, असीमित हो। तो उस स्थिति में जो है विवर्तन जो होगा वो कहलाएगा फ्रानाफर विवर्तन। यानी फ्रानाफर विवर्तन वो विवर्तन होता है जिसमें स्रोत और पर्दे की दूरी अवरोधक से असीमित होती है, बहुत अधिक होती है। उस स्थिति में जो विवर्तन होगा वो कहलाता है फ्रानाफर विवर्तन। और स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र खींचे जाते हैं तो कैसे तरंगाग्र होते हैं, समतल तरंगाग्र। तो आपका जो फ्रानाफर विवर्तन है इसमें जो तरंगाग्र बनेंगे वो कौन से तरंगाग्र बनेंगे, समतल तरंगाग्र बनेंगे। यानी कि प्रकाश तरंगें एक दूसरे के समांतर आकर के अवरोधक या छिद्र पर जो है वो आपतित होती हैं। तो इस स्थिति में समतल तरंगाग्र बनते हैं और दूरियां जो हैं वो असीमित होती हैं। फ्रानाफर विवर्तन जो एकल झिर्री से होता है उसको विस्तार से जो है आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये थे विवर्तन और विवर्तन के प्रकार। किसी अवरोधक के किनारे से टकराकर प्रकाश तरंगों का मुड़ना विवर्तन कहलाता है, जो दो प्रकार का होता है, फ्रेनल और फ्रानाफर। अवरोधक की स्रोत व पर्दे से दूरी यदि सीमित हो तो फ्रेनल विवर्तन होगा और इसमें गोलीय और बेलनाकार तरंगाग्र बनते हैं। फ्रानाफर विवर्तन जिसमें अवरोधक व स्रोत व पर्दे की अवरोधक से दूरी असीमित हो, उस स्थिति में विवर्तन फ्रानाफर विवर्तन कहलाता है और इसमें समतल तरंगाग्र बनते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। देखिए, विवर्तन प्रकाश तरंगों में भी होता है और ये ध्वनि तरंगों में भी होता है और प्रकाश तरंगों की तुलना में अधिक होता है। विवर्तन तरंगों का मुड़ना विवर्तन है। जैसे मान लो कि इस क्लास में अपन पढ़ा रहे हैं या आवाज आ रही है तो वो दूसरे रूम तक आसानी से चली जाती है, यानी प्रकाश ध्वनि तरंग जो है वो मुड़ करके आसानी से विवर्तित होकर
चली जाती है। ये आप हर जगह अपने घर पर या किसी भी जगह आप इस घटना को प्रेक्षित कर सकते हैं, आभासित कर सकते हैं। तो ध्वनि तरंगों में जो विवर्तन है वो अपने को हर कहीं देखने को मिल जाता है। उसका कारण ये है कि ध्वनि तरंगों का जो तरंगदैर्ध्य होता है, ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्ध्य बहुत बड़ा होता है। तरंगदैर्ध्य बड़ा होने के कारण देखो विवर्तन की शर्त क्या है, विवर्तन की आवश्यक शर्त है कि अवरोधक का आकार किसकी कोटि का हो, तरंगदैर्ध्य की कोटि का हो। यह विवर्तन की आवश्यक शर्त है, तभी विवर्तन प्रेक्षित होगा। जिस अवरोधक से तरंगों का विवर्तन हो रहा है उस अवरोधक का आकार, उस छिद्र का आकार तरंगदैर्ध्य की कोटि का है, तरंगदैर्ध्य के लगभग बराबर होना चाहिए, तो ही विवर्तन प्रेक्षित होगा। अब ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्ध्य बड़ा होता है और अपने जो अवरोधक होते हैं जैसे अपना दरवाजा है, खिड़कियां हैं, उन सब का आकार जो है उस तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है। इसलिए ध्वनि तरंगों में विवर्तन हर कहीं देखने को मिल जाता है। जबकि प्रकाश तरंगों का जो तरंगदैर्ध्य है वो 10⁻⁷ मीटर की कोटि का होता है, बहुत छोटा होता है। इसलिए प्रकाश तरंगों में विवर्तन अपने को वहीं देखने को मिलेगा जहां छिद्र का आकार इस कोटि का हो। ठीक है, इसलिए प्रकाश तरंगों में विवर्तन हर कहीं देखने को अपने को नहीं मिलता, जबकि प्रकाश ध्वनि तरंगों में जो है वो विवर्तन हर कहीं अपने को आसानी से देखने को मिलता है। तो ये था अंतर किसमें, ध्वनि तरंगों में और प्रकाश तरंगों में विवर्तन का, कि ध्वनि तरंगों में विवर्तन हर कहीं आसानी से हो जाता है क्योंकि ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्ध्य बड़ा होता है, जबकि प्रकाश तरंगों में विवर्तन हर कहीं देखने को नहीं मिलता है क्योंकि आपने सामान्यतः जो अवरोधक के आकार या छिद्र के जो आकार होते हैं वो तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि के नहीं होते, इसलिए प्रकाश का जो विवर्तन है वो हर कहीं देखने को नहीं मिलता है। अब अपना अगला जो टॉपिक अपना आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है एकल झिर्री के कारण फ्रानाफर विवर्तन। एकल झिर्री के कारण विवर्तन, कौन सा विवर्तन, फ्रानाफर विवर्तन। और फ्रानाफर विवर्तन कौन सा कहा था, जिसमें अवरोधक की स्रोत व पर्दे से दूरी क्या हो, असीमित हो। अब देखो असीमित या अनंत हो, तो अनंत पर स्रोत को रख करके अगर विवर्तन देखना चाहें तो वो इतना बड़ा ऐसा सेटअप अपन कर नहीं सकते, प्रकाश स्रोत को अनंत पर रखकर उसका प्रकाश यहां तक आ जाए, अवरोधक तक आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस फ्रानाफर विवर्तन को प्रेक्षित करने के लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जो प्रकाश स्रोत है वो अपने को अनंत पर जो है रखा हुआ आभासित हो। इसके लिए ये मान लेते हैं कि मान लीजिए जैसे ये कोई प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश स्रोत जो है उसको किसी उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखते हैं, जिससे प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगें जो है उस लेंस से विवर्तित होकर एक दूसरे के समांतर गुजरें। तो मान लीजिए जैसे ये प्रकाश स्रोत है और इस उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखा हुआ है, तो अपवर्तन के पश्चात ये सभी प्रकाश तरंगें जो है वो फोकस बिंदु पर स्रोत होने के कारण एक दूसरे के समांतर जो है अपवर्तित होकर गुजरती हैं, और प्रकाश तरंगें एक दूसरे के समांतर आ रही हैं तो अपने को यूं आभासित होगा जैसे स्रोत अनंत पर रखा हुआ हो। सामने की ओर जो है एक बहुत गत्ते के एक बारीक छिद्र लेते हैं, यहां समझने के लिए इस छिद्र को बहुत बड़ा बना लेते हैं, बाकी ये जो छिद्र होता है वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है। तो ये एक दूसरे के समांतर आती हुई प्रकाश तरंगें एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, इसलिए तरंगाग्र भी जो है वो कौन से बनेंगे, समतल तरंगाग्र बनेंगे। तो प्रकाश जो है वो समतल तरंगाग्र बनाता हुआ इस गत्ते से आकर टकराता है। मान लिया इस गत्ते में जो छिद्र है वो ए बी छिद्र है, तो ए बी छिद्र से आकर प्रकाश टकराता है। तो जो तरंगाग्र इस छिद्र से आकर टकराएगा उस तरंगाग्र का यहां पर विवर्तन होगा। मान लिया ये ए बी तरंगाग्र है जो समतल तरंगाग्र होगा, समतल तरंगाग्र है। ये जो ए बी तरंगाग्र जो गत्ते से आकर टकरा रहा है, इस तरंगाग्र पर जितने भी प्रकाश के कण हैं वो सब एक स्रोत की भांति कार्य करेंगे और द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित करते हुए प्रकाश को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो इस छिद्र से जो है वो प्रकाश टकराकर छाया क्षेत्र में मुड़ेगा, वो विवर्तन कहलाएगा। तो मान लो सामने की ओर कुछ दूरी पर पर्दा लगा देते हैं,
जिसके ऊपर अपने को विवर्तन प्रतिरूप देखना है। मान लिया ये यहाँ पर पर्दा रखा हुआ है, देखो प्रकाश तरंगे एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, इसका मतलब अपने को यूं आभास होगा कि स्रोत कहां पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ, तो अनंत वाली जो शर्त है वो पूरी हो जाती है यहाँ पर। अब ये प्रकाश तरंगे यदि अपवर्तित, ये विवर्तित नहीं होती हैं, बिना विवर्तित ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। देखो प्रकाश के जितने भी कण यहाँ स्थित होंगे तरंगाग्र पर, वो सब स्रोत की भांति कार्य करते हैं और द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करते हैं। ये स्वयं स्रोत की भांति कार्य करते हैं और चारों तरफ तरंगिकाएं उत्सर्जित करते हैं। तो जो तरंगिकाएं सीधी रेखा में गमन करेंगी वो अपने को यूं लगेगा जिससे बिना विवर्तित हुए आगे की ओर बढ़ रही है। अब ये पर्दे पर तो फोकसित होंगी नहीं, तो इन्हें फोकसित करने के लिए क्या करते हैं, सामने फिर एक उत्तल लेंस लगा देते हैं और उत्तल लेंस को ऐसी जगह व्यवस्थित करते हैं कि आपका जो पर्दा है वो इस उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर हो, यानी पर्दे की जो लेंस से दूरी है वो फोकस दूरी के बराबर हो। तो ये प्रकाश तरंगे जो है पुनः विवर्तित होकर एक जगह केंद्रित हो जाएंगी, इस तरह से केंद्रित होंगी। तो ये तो उन तरंगिकाओं की बात है जो सीधी रेखा में प्रकाश तरंग की गति की दिशा में ही जो है वो विवर्तित होकर जाती हैं। मान लो कुछ प्रकाश तरंगे जो हैं वो थीटा कोण के साथ विवर्तित होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रकाश या तो इधर ही जाएगा या सामने ही जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा, चारों तरफ प्रकाश फैलेगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, सामने भी आएगा, क्योंकि यहाँ प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वो सब स्रोत, प्रकाश के जितने भी कण हैं वो सभी कण एक स्रोत की भांति कार्य करेंगे और चारों तरफ तरंगिकाएं उत्सर्जित करेंगे। लेकिन वे तरंगिकाएं जो सामने की ओर जा रही हैं उनकी तीव्रता सबसे अधिक होगी। जितने कोण पर ज्यादा तरंगिकाएं विवर्तित होती हैं उनकी तीव्रता उतनी ही कम होती जाती है। तो जैसे ये तरंगिकाएं जा रही हैं, इनकी तीव्रता इनकी तुलना में कम है, और अधिक कोण पर जाएंगी उनकी तीव्रता और भी कम होगी। तो इस तरह से प्रकाश की तीव्रता कम होती जाती है। बाकी प्रकाश जो है वो ऊपर की तरफ भी फैलता है तो नीचे की तरफ भी फैलता है। मान लिया कि अपन उन तरंगिकाओं की बात करें जो थीटा कोण से मुड़कर जा रही हैं, तो थीटा कोण से विवर्तित होकर जाने वाली तरंगिकाएं मान लो इस तरह से ऊपर जाकर के पर्दे पर गिरती हैं, तो उन्हें फिर से फोकसित करें। पर्दे पर उनको फिर से फोकसित करने के लिए यहाँ पर लेंस लगाएंगे और ये लेंस जो है इन प्रकाश तरंगों को वापस केंद्रित करके पर्दे पर फोकसित कर देता है। तो ये इनका अपवर्तन होगा लेंस से और अपवर्तित होकर ये प्रकाश तरंगें यहाँ पर केंद्रित होंगी। तो जहाँ केंद्रित होंगी वहाँ पर फ्रिंज बनेगी। अब वो फ्रिंज जो है वो प्रदीप्त होगी या अदीप्त होगी, वो निर्भर करेगा कि आने वाली प्रकाश तरंगें किस पथांतर के साथ जो है वो अध्यारोपित हो रही हैं। अगर बिना कोण से विवर्तित हुए आ रही हैं, सीधी रेखा में आ जाती हैं, तो वो केंद्रीय बिंदु पर मिलेंगे और उसको केंद्रीय फ्रिंज बोला जाता है। उस फ्रिंज को क्या कहेंगे, केंद्रीय फ्रिंज, जो हमेशा कैसी होगी, चमकीली होगी। कैसे फ्रिंज बनेगी, चमकीली फ्रिंज बनेगी। कौन से विवर्तन में, फ्रानाफर विवर्तन में। अगर फ्रेनल विवर्तन की बात करें तो फ्रेनल विवर्तन में केंद्रीय फ्रिंज प्रदीप्त या अदीप्त हो सकती है, लेकिन फ्रानाफर विवर्तन में केंद्रीय फ्रिंज हमेशा कैसी होती है, चमकीली होती है। इसको केंद्रीय फ्रिंज या फिर केंद्रीय उच्चिष्ट भी बोलते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रकाश तरंगे विवर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, उन्हें फोकसित करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। तो ये एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, तो अपने को यूं आभासित होगा कि पर्दा जो है वो कहाँ रखा हुआ हो, अनंत पर रखा हुआ हो। तो फ्रानाफर विवर्तन की जो मुख्य शर्त थी कि स्रोत और पर्दा अवरोधक से अनंत पर होना चाहिए, तो वो शर्त यहाँ पूरी हो जाती है। लेंस से इनको केंद्रित करते हैं। तो यहाँ जो फ्रिंज बन रही है उसके लिए अगर यहाँ से देखें तो प्रकाश अपने को अनंत से आता हुआ आभासित होता है, इसलिए वो अनंत वाली शर्त पूरी हो जाती है। तो इस विवर्तन में, फ्रानाफर विवर्तन में जो तरंगाग्र बनेंगे वो कौन से तरंगाग्र होंगे, समतल तरंगाग्र होंगे। तो प्रकाश समतल तरंगाग्र आगे की, और अगर विवर्तन के पश्चात देखें तो विवर्तन के पश्चात भी जो है प्रकाश तरंगे समतल तरंगाग्र बनाते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। उन्हें केंद्रित करने के लिए अपने को लेंस की आवश्यकता होती है। तो फ्रेनल विवर्तन, फ्रानाफर विवर्तन में जो है फ्रानाफर विवर्तन को प्रेक्षित करने के लिए दो उत्तल लेंसों की आवश्यकता होती है, जबकि फ्रेनल विवर्तन में ऐसा नहीं होता है। तो अब इसमें जैसे इस तरह से तरंगिकाएं ऊपर की तरफ थीटा कोण से विवर्तित होकर जा रही हैं या बिना विवर्तित हुए आ रही हैं, ऐसा ही नीचे की तरफ होगा। तो पर्दे पर जो इसमें तीव्रता वितरण होगा कि पर्दे पर किस जगह पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, प्रदीप्त होगी या अदीप्त होगी, उन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी, वो सब चीजें देखें। तो उसके लिए देखो
कि पर्दे पर जो है फ्रानाफर विवर्तन में एकल झिर्री के द्वारा फ्रानाफर विवर्तन में पर्दे पर जो तीव्रता वितरण होता है वो किस प्रकार होगा, उसको समझते हैं कि पर्दे पर जो है तीव्रता का वितरण किस प्रकार होता है। तो मान लिया ये पर्दा रखा हुआ है, मान लो प्रकाश तरंगे जो है वो थीटा कोण से विवर्तित होकर जा रही है। प्रकाश तरंगे जो है वो अपनी गति के साथ थीटा कोण से विवर्तित होती है, थीटा कोण से विवर्तित होकर जा रही है गति की दिशा में। यानी कि अगर बिना विवर्तित हुए जाती तो सामने की ओर जाती, तो ये कोण कितना आ गया, यहाँ पर थीटा आ गया। इन्हें पुनः फोकसित करने के लिए जो है वो लेंस लगाते हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये एक जगह पर फोकसित हो जाती है, यहाँ फ्रिंज बनेगी। मान लिया आपका जो ए बी छिद्र है, ए बी छिद्र की जो चौड़ाई है वो मान लो कितनी है, स्मॉल ए, ये छिद्र की चौड़ाई है। छिद्र का आकार भी बोल सकते हैं या छिद्र की चौड़ाई है। तो मान लो ए छिद्र का आकार है, यानी कि ये जो दूरी है यहाँ पर वो कितनी है, स्मॉल ए, यहाँ से यहाँ तक की। अब ये तरंगिकाएं जो हैं वो इस तरह से मान लो थीटा कोण से विवर्तित होकर जा रही हैं, तो पी बिंदु पर तीव्रता किस प्रकार होगी वो ज्ञात करने के लिए अपने को देखना है कि इनका अध्यारोपण जो हो रहा है यहाँ पर पी बिंदु पर वो किस पथांतर के साथ हो रहा है। तो पथांतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि एक किनारे से जो तरंगिका जा रही है विवर्तित होकर, वहां से किनारे बी से विवर्तित होकर जाने वाली तरंगिका के ऊपर लंब डालते हैं। मान लीजिए लंब जो है वो इस बिंदु सी पर आकर मिलता है, सी बिंदु पर आकर मिलता है, तो यहाँ ये समकोण बनेगा। तो ये तरंगिका और ये तरंगिका दोनों एक यहाँ से जो है वो साथ साथ चलेंगी, तो जो बी किनारे से विवर्तित होकर जा रही है वो तरंगिका इतनी ज्यादा चलती है, यानी यहाँ से जो तरंगिका जा रही है वो और यहाँ से जो तरंगिका जा रही है वो, उन दोनों के मध्य ये पथांतर होगा। यानी पथांतर क्या होगा, पथांतर होगा आपका BC, इसको किससे दर्शाएंगे, डेल से। तो ये पथांतर अपने को ज्ञात करना है। अगर ये पथांतर जो है लैम्डा का पूर्ण गुणज है या लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज है वो अपने को देखना है। तो इसके लिए लंब डालते हैं। देखो ये कोण और ये मिलकर के 90 डिग्री का है, इसी तरह से ये और ये मिलकर के 90 डिग्री है, तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए आपका ये वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा। देखो ये और ये दोनों का योग 90, ये और ये इन दोनों का योग 90, तो ये दोनों में कॉमन है, इसलिए ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। थीटा के सामने की भुजा जो है वो लंब होगी, तो इस त्रिभुज में लंब तो आपकी क्या है, BC, और समकोण के सामने की कर्ण होती है, तो कर्ण क्या है इस त्रिभुज में, AB, AB इसमें कर्ण होगा। तो त्रिभुज ABC में आप tan थीटा का मान निकालें, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो BC बटे कर्ण क्या है, AB, ठीक है। लंब बटे कर्ण साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा निकालें इस त्रिभुज में, तो साइन थीटा बराबर लंब BC बटे कर्ण AB। अब लंब BC क्या है, जिसको आप पथांतर कहेंगे, तो डेल, और छिद्र AB का आकार कितना है, स्मॉल a, तो डेल अपॉन A बराबर साइन थीटा। तो यहां से आसानी से जो है वो पथांतर डेल का मान क्या आ जाएगा, A साइन थीटा। यानी अपने पास जो है फ्रानाफर विवर्तन में एकल झिर्री द्वारा फ्रानाफर विवर्तन में जो पथांतर का जो मान आता है वो आता है A साइन थीटा। यानी कि निर्भर करेगा कोण पर कि तरंगिकाएं किस कोण से विवर्तित होकर जा रही हैं। जितना ज्यादा कोण होगा पथांतर का मान उतना ही अधिक होगा, उतने ही ज्यादा कोण के ये पथांतर के साथ वो जो है वो अध्यारोपित होंगे। तो इस तरह से जो है पथांतर ज्ञात करते हैं, डेल बराबर A साइन थीटा। अब अलग अलग स्थितियां ले लेते हैं कि मान लो विवर्तन कोण 0 हो, विवर्तन कोण जो है अलग अलग विवर्तन कोण लें तो उनके ऊपर जो है अलग अलग बिंदु प्राप्त होंगे और उन बिंदुओं पर तीव्रता का वितरण भी जो है वो अलग अलग आएगा। तो इसमें अलग अलग स्थितियां लेते हैं। सबसे पहले स्थिति ले लेते हैं कि मान लिया डेल बराबर क्या हो, 0, यानी आपका पथांतर 0 हो, और पथांतर 0 होगा, डेल का मान 0 होगा, तो क्या आ जाएगा, A साइन थीटा बराबर आप क्या लिख देंगे, 0, यानी थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 0। जब
विवर्तित प्रकाश तरंगे थीटा बराबर 0 कोण से विवर्तित हुए, यानी कि सीधी रेखा में ही चली जाएं, बिना विवर्तित हुए। आप इसको अब इस तरह से बनाएं। अगर पहली स्थिति के लिए डायग्राम बनाएं, डेल बराबर 0 हो, उस स्थिति के लिए अगर डायग्राम बनाएं तो तरंगिकाएं जो हैं वो सीधी रेखा में आएंगी, तो दोनों के मध्य पथांतर क्या हो जाएगा, 0 होगा। और अगर सीधी रेखा में आ रही हैं तो लेंस से विवर्तन के पश्चात पर्दे पर मिलेंगी, तो सभी तरंगों का जो पथांतर है वो समान होगा। तो इस स्थिति में डेल बराबर 0 हो तो ए साइन थीटा बराबर 0, यानी कि थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो देखो ये तरंगिका और ये तरंगिका दोनों का पथ समान है, यानी कि इनके लिए पथांतर क्या होगा, 0। इसी प्रकार इसके नीचे की तरफ दूसरी तरंगिका माने और इसके ऊपर की तरफ समान दूरी पर, तो ये क्रमागत प्रकाश तरंगे नीचे वाले भाग की क्रमागत प्रकाश तरंगों के साथ शून्य पथांतर पर आकर अध्यारोपित होती हैं। अब ये जितनी भी प्रकाश तरंगे हैं या तरंगिकाएं हैं वो यहाँ पर अध्यारोपित होंगी, तो अध्यारोपण से जो है सबका पथांतर कितना है, 0। इसका और इसका पथांतर 0, इसका और इसका पथांतर 0, इसका इसके साथ पथांतर 0। तो प्रथम आधे भाग की क्रमागत प्रकाश तरंगे अगले आधे भाग की क्रमागत प्रकाश तरंगों के साथ शून्य पथांतर पर अध्यारोपित होती हैं, और जब भी शून्य पथांतर पर प्रकाश तरंगे अध्यारोपित होंगी तो कौन सा व्यतिकरण होता है, समपोषी। कौन सा व्यतिकरण होगा, समपोषी व्यतिकरण। और समपोषी व्यतिकरण में कौन सी फ्रिंज बनती है, प्रदीप्त। तीव्रता जो है वो बहुत अधिक होती है, प्रदीप्त फ्रिंज बनती है। तो यदि डेल बराबर 0 हो या थीटा बराबर 0 हो तो पर्दे पर जो फ्रिंज बनेगी वो कौन सी फ्रिंज होगी, केंद्रीय फ्रिंज होगी। इसको केंद्रीय फ्रिंज बोल दो या फिर इसको केंद्रीय उच्चिष्ट भी बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा जो बीच में बनेगा और उसकी तीव्रता जो है वो सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक तीव्रता का जो है वो केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकाश तरंगे शून्य पथांतर पर अध्यारोपित होती हैं, जिससे सभी तरंगे जो है वो समपोषी व्यतिकरण प्रदर्शित करेंगी और समपोषी व्यतिकरण के कारण जो है सबसे ज्यादा तीव्रता की फ्रिंज अपने को प्राप्त होगी, जिसे केंद्रीय फ्रिंज या केंद्रीय उच्चिष्ट कहा जाता है। तो पहली स्थिति जो है जब डेल बराबर 0 हो या थीटा का मान 0 हो, उस स्थिति में क्या बनेगा, प्रदीप्त फ्रिंज बनेगी। प्रदीप्त फ्रिंज होगी जिसको आप केंद्रीय उच्चिष्ट भी बोल सकते हैं। और सर्वाधिक तीव्रता कितनी होगी इसकी, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जो है इसकी तीव्रता होगी। अब दूसरी बात करें, अगली स्थिति ले कि मान लिया पथांतर का मान जो है वो लैम्डा हो, विवर्तित होकर जाने वाली वो तरंगिकाएं जिनके मध्य पथांतर ए और बी से जो जाने वाली तरंगिकाएं हैं उन तरंगिकाओं के मध्य पथांतर कितना हो, लैम्डा हो। यानी कि यहां से जो तरंगिका जा रही है और यहां से जो तरंगिका जा रही है, तो आप यहां से लंब डालें तो ये जो पथांतर है वो किसके बराबर आ जाए, लैम्डा के बराबर आ जाए। ये आपका पॉइंट सी है। तो ये पथांतर लैम्डा हो। यानी दूसरी स्थिति ले लें कि जब डेल बराबर कितना हो, लैम्डा हो, तो उस स्थिति में कोण का मान कितना होगा, ए साइन थीटा बराबर आप क्या लिख दोगे, लैम्डा। डेन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन ए। यदि साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन ए कोण से प्रकाश तरंगे विवर्तित होकर जारी हैं तो फिर पर्दे पर कैसा फ्रिंज बनेगा, तीव्रता किस प्रकार होगी। तो इस स्थिति में देखें तो यहां लेंस लगाएंगे और ये लेंस इन प्रकाश तरंगों को जो है पर्दे पर केंद्रित करेगा। उत्तल लेंस लगा देते हैं रास्ते में और पर्दे को जो है इस उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखते हैं ताकि अपवर्तन के पश्चात प्रकाश तरंगे एक बिंदु पर फोकसित हो जाए और वो बिंदु आपका जो है वो फ्रिंज होगी कि, और वो निर्भर करेगी कि आपका पथांतर कैसा है उस पर। तो मान लिया कि ये प्रकाश तरंगे जो हैं थीटा कोण से विवर्तित होकर जा रही हैं और थीटा कोण का मान कितना हो, साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन ए हो। उस स्थिति में क्या होगा, देखो ये पथांतर लैम्डा के बराबर है, तो आप इस छिद्र को बराबर के दो भागों में बटा हुआ मान लें। बराबर के दो भागों में बटा हुआ मानेंगे तो ऊपर वाला भाग तो कितना हो जाएगा, a/2 और नीचे वाला भाग a/2। यानी आप पूरे छिद्र को बराबर के दो भागों में बटा हुआ
मान ले, a/2 के छिद्र के 2 टुकड़े मान ले, तो ये वाली प्रकाश तरंग और ये वाली प्रकाश तरंग, इन दोनों के मध्य तो पथांतर कितना है लैम्डा, लेकिन इस प्रकाश तरंग और इस प्रकाश तरंग के मध्य ये पथांतर देखें तो ये कितना हो जाएगा, छिद्र आधा है तो पथांतर भी कितना हो जाएगा, आधा, λ/2। यानी कि ये प्रकाश तरंग और ये प्रकाश तरंग जब जाकर के अध्यारोपित होंगी P बिंदु पर, तो दोनों के मध्य पथांतर कितना है, लैम्डा और λ/2, और λ/2 पथांतर पर कौन सा व्यतिकरण होता है, विनाशी। जब भी पथांतर λ/2 का विषम गुणज हो, विनाशी व्यतिकरण होगा। यानी कि ये प्रकाश तरंग और ये प्रकाश तरंगे जब P बिंदु पर अध्यारोपित होंगी तो कौन सा व्यतिकरण दर्शाएंगी, विनाशी व्यतिकरण दर्शाएंगी, और दोनों तरंगों के कारण तीव्रता क्या होगी, शून्य। लेकिन आगे बात करें कि इससे नीचे की तरफ कोई प्रकाश तरंग है, ये वाले प्रकाश तरंग है, तो उतनी ही नीचे, इससे नीचे की तरफ दूसरी प्रकाश तरंग माने तो इन दोनों के मध्य भी पथांतर कितना होगा, वही λ/2। तो ये प्रकाश तरंग और ये प्रकाश तरंग जब अपवर्तन के पश्चात P बिंदु पर अध्यारोपित होंगी तो ये दोनों प्रकाश तरंगे कौन सा व्यतिकरण दर्शाएंगी, विनाशी व्यतिकरण दर्शाएंगी। यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि A से a/2 दूरी तक जितनी भी क्रमागत प्रकाश तरंगे अपवर्तन के पश्चात P बिंदु पर पहुंचेंगी, उतनी ही मध्य वाले भाग से लेकर B तक जो क्रमागत प्रकाश तरंगे हैं वो जाकर के इनके साथ अध्यारोपित होंगी, तो सभी प्रकाश तरंगे कितने पथांतर पर पहुंचेंगे, λ/2 के पथांतर पर पहुंचेंगे, और सभी कौन सा व्यतिकरण दर्शाएंगी, विनाशी। यानी सभी तरंगों के अध्यारोपण के कारण, विनाशी व्यतिकरण के कारण परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य। तो शून्य तीव्रता की फ्रिंज बनेगी। यानी कि अगर पथांतर डेल बराबर लैम्डा हो या कोण थीटा बराबर sin इनवर्स λ/a हो, तो उस स्थिति में जो फ्रिंज बनेगी वो कौन सी फ्रिंज बनेगी, अदीप्त फ्रिंज बनेगी। कौन सी फ्रिंज बनेगी, अदीप्त फ्रिंज बनेगी। और ये पहली स्थिति है, केंद्रीय फ्रिंज जो यहाँ सबसे ज्यादा तीव्रता की आ रही थी, जिसको केंद्रीय उच्चिष्ट बोल रहे, उसके पश्चात ये पहली स्थिति आएगी जब अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, इसलिए इसको प्रथम निम्निष्ठ भी बोलते हैं, प्रथम निम्निष्ठ। अदीप्त फ्रिंज या फिर इसको बोलेंगे प्रथम निम्निष्ठ। अब अगली और तीसरी स्थिति ले ले कि मान लिया जब डेल का मान कितना हो, 3 λ/2 हो, पथांतर कितना हो, 3 λ/2 हो। यानी कि आप इसको इस तरह से समझें कि छिद्र से A से और छिद्र B से, ये सॉरी, छिद्र के किनारे A और छिद्र के किनारे B से जो विवर्तित होकर जा रही हैं प्रकाश तरंगे, उन प्रकाश तरंगों के मध्य पथांतर कितना है, ये लंब डालें तो यहाँ जो पथांतर आएगा वो कितना है, 3 λ/2 है। यानी इन प्रकाश तरंगों के मध्य, दोनों तरंगिकाओं के मध्य पथांतर कितना हो, 3 λ/2 हो, और ये पर्दे पर जाकर के जो है वो केंद्रित हो। तो लेंस से जो है वो अपवर्तन के पश्चात पर्दे पर जाकर ये फोकसित होती है। तो मान लो P बिंदु यहाँ है, तो अब P बिंदु प्रदीप्त होगा या अदीप्त होगा वो देखते हैं। तो अब इस स्थिति में जब पथांतर 3 λ/2 हो तो कोण का मान कितना होगा, तो आप लिख देंगे A sin थीटा बराबर 3 λ/2, देन थीटा बराबर sin इनवर्स 3 λ/2a। अगर कोण का मान ये हो, इतने कोण से प्रकाश तरंगे विवर्तित होकर जा रही हो, यानी कि यहाँ पर जो थीटा आ रहा है उसका मान कितना हो, sin इनवर्स 3 λ/2a। तो देखो इस स्थिति में आप छिद्र को बराबर के 3 भागों में बटा हुआ मानो। बराबर के आप छिद्र के जो है, जो स्मॉल a चौड़ाई का छिद्र था, स्मॉल a आकार का जो छिद्र था, उसको आप बराबर के 3 भागों में बटा हुआ मान लें। तो a/3 और a/3 आकार के 3 भागों में इसको बटा हुआ मान लें। तो देखो यहां से जो तरंगिका जाएगी और यहां से जो तरंगिका जाएगी, अब टोटल आपका पथांतर कितना है, 3 λ/2, जिसके कितने टुकड़े कर लिए, बराबर के 3 टुकड़े कर लिए। 3 टुकड़े कर लिए तो ये हो जाएगा लैम्डा और ये λ/2, यानी λ/2 के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकाश तरंग और इस प्रकाश तरंग के मध्य पथांतर λ/2, इसके और इसके मध्य पथांतर λ/2, और इसके और इसके मध्य पथांतर λ/2। देखो 0 में λ/2 जोड़ दें तो λ/2 आ जाएगा, λ/2 में λ/2 जोड़ दें तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा में लैम्डा/2 जोड़ेंगे तो 3 λ/2 आ जाएगा। यानी कि जो 3 भाग हैं, तीनों की प्रकाश तरंगें जो हैं λ/2 पथांतर के ऊपर हैं। तो अब देखो ये वाली प्रकाश तरंग और ये वाली प्रकाश तरंग जब P बिंदु पर जाकर अध्यारोपित होंगी तो दोनों के मध्य पथांतर कितना है, λ/2,
और लैम्डा बाई 2 जब पथांतर होता है तो कौन सा व्यतिकरण होगा? विनाशी। विनाशी व्यतिकरण होगा तो तीव्रता शून्य, और शून्य तीव्रता तो प्रदीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो इस प्रकार से इस भाग की प्रथम A/3 भाग की क्रमागत प्रकाश तरंगे अगले A/3 की क्रमागत प्रकाश तरंगों के साथ, जैसे इस तरंग और इस तरंग के मध्य पथांतर लैम्डा बाई 2, तो इससे नीचे वाले इस तरंग और इस तरंग के मध्य पथांतर लैम्डा बाई 2, इसके और इसके मध्य पथांतर लैम्डा बाई 2, इसके और इसके मध्य पथांतर लैम्डा बाई 2। तो ये प्रथम A/3 वाला जो भाग है वो अगले A/3 वाले भाग के साथ लैम्डा बाई 2 पथांतर पर होने के कारण विनाशी व्यतिकरण दर्शाएगा और शून्य तीव्रता होगी। लेकिन ये दोनों भाग तो एक दूसरे के कारण निरस्त हो जाते हैं विनाशी व्यतिकरण से, लेकिन ये जो तीसरा भाग है ये शेष रह जाता है। इसकी प्रकाश तरंगे अगले भाग के प्रकाश तरंगों के साथ लैम्डा बाई 2 पथांतर पर होती, लेकिन वो तो यहीं अवरुद्ध हो जाती हैं। तो जो लास्ट वाला A/3 भाग है वो भाग यूं का यूं शेष रह जाता है, जो विनाशी व्यतिकरण पर अध्यारोपित नहीं होगा। उसके कारण कुछ तीव्रता होती है और आपका फ्रिंज कैसी बनेगी? प्रदीप्त बनेगी, लेकिन तीव्रता जो है वो थोड़ी क्या होगी? कम होगी। किसकी तुलना में? केंद्रीय उच्चिष्ट की तुलना में, क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट के पश्चात ही अगली स्थिति यही आएगी जहां पर प्रदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो केंद्रीय उच्चिष्ट तो पूरे भाग के कारण हो रहा था, जबकि इसमें क्रमागत दो भाग तो निरस्त हो जाते हैं केवल एक भाग के कारण। यदि दोनों नीचे वाले दोनों भाग विनाशी व्यतिकरण पर अध्यारोपित होते हैं तो ऊपर वाले भाग के कारण तीव्रता शेष रह जाती है। इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। तो छिद्र के 1/3 भाग के कारण P बिंदु पर तीव्रता होती है और आपका P बिंदु कैसा बनता है? प्रदीप्त बनता है। तो इस स्थिति में आपकी फ्रिंज कैसी बनेगी? प्रदीप्त फ्रिंज बनेगी। कैसी फ्रिंज बनेगी? प्रदीप्त फ्रिंज बनेगी, जिसको आप जो है प्रथम उच्चिष्ट भी बोल सकते हैं। प्रथम उच्चिष्ट। अगर आप केंद्रीय उच्चिष्ट जो सेंटर पर उच्चिष्ट बन रहा है उसको केंद्रीय उच्चिष्ट कहें तो फिर ये प्रथम उच्चिष्ट होगा, और अगर केंद्रीय उच्चिष्ट को आप प्रथम उच्चिष्ट नाम दे दें तो फिर आप इसको द्वितीय उच्चिष्ट बोल सकते हैं। लेकिन ये केंद्रीय उच्चिष्ट है तो आप इसको कह दो ये प्रथम उच्चिष्ट होगा, जिसके लिए थीटा का मान कितना होगा? sin इनवर्स 3 λ/2a। अब अगली स्थिति ले लें कि मान लो पथांतर आपका कितना हो? 2 लैम्डा के बराबर हो। अगली स्थिति क्या लें? जब आपका पथांतर कितना हो? चौथी स्थिति ले लेते हैं कि मान लिया आपका पथांतर जो है जब डेल का मान 2 लैम्डा के बराबर हो, तो उस स्थिति में a sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका? a sin थीटा बराबर 2 लैम्डा, देन थीटा बराबर sin इनवर्स 2 लैम्डा अपॉन a। यदि इतने कोण के साथ जो है वो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित होती हैं विवर्तित होकर, तो देखो उसको आप कैसे समझेंगे? इस स्थिति में केंद्रीय फ्रिंज, ये जो P बिंदु पर फ्रिंज बनेगी वो कैसी बनेगी? तो मान लो यहाँ से जो प्रकाश तरंग विवर्तित होकर जा रही है वो, और B किनारे से जो प्रकाश तरंग विवर्तित होकर जा रही है, तो इन दोनों प्रकाश तरंगों के मध्य जो पथांतर है, जो पथांतर आ रहा है वो पथांतर मान लो कितना है? 2 लैम्डा। ये पथांतर 2 लैम्डा है। तो इस स्थिति में आप इस A आकार वाले छिद्र को बराबर के 4 भागों में बटा हुआ मान लें। a/4 के बराबर के 4 भागों में बटा हुआ मान लें। a/4, a/4, a/4 और a/4। तो देखो जिस प्रकार से छिद्र को आपने 4 भागों में बांटा है, यहाँ जो तरंगाग्र है वहां से, यहाँ से जो तरंगिकाएं जाएंगी उन तरंगिकाओं के मध्य भी जो है वो पथांतर कितना होगा? λ/2, ये लैम्डा और ये 3 λ/2, यानी λ/2 के 4 भाग हो गए 2 लैम्डा को अगर बांटें। तो देखो इस भाग की क्रमागत प्रकाश तरंगे इस भाग की क्रमागत प्रकाश तरंगों के साथ कितने पथांतर पर होंगी? λ/2 पथांतर पर। कौन सा व्यतिकरण होगा? विनाशी। कैसी फ्रिंज बनेगी? अदीप्त। तो प्रथम आधा भाग अगले आधे भाग के साथ विनाशी व्यतिकरण के साथ अध्यारोपित होगा यहाँ पर P बिंदु पर, और फ्रिंज आपकी कैसी बनेगी? अदीप्त फ्रिंज बनेगी। ये उत्तर लेंस लगा दे तो यहाँ अदीप्त फ्रिंज। अगले तीसरा जो भाग है वो चौथे भाग के साथ λ/2 पथांतर पर है, और वो λ/2 पथांतर पर होने के कारण कैसी तीव्रता होगी? विनाशी व्यतिकरण होगा और शून्य तीव्रता की फ्रिंज बनेगी। तो छिद्र के क्रमागत दो भाग एक दूसरे के साथ λ/2 पथांतर पर होने के कारण केंद्रीय जो P पर्दे पर P बिंदु पर जो फ्रिंज बनेगी वो कैसी बनेगी? अदीप्त फ्रिंज बनेगी। यहाँ पूरे छिद्र में λ/2 के 4
भागों में प्रकाश तरंगें अध्यारोपित होंगी और सभी एक दूसरे क्रमागत भागों के साथ विनाशी व्यतिकरण के ऊपर अध्यारोपित होने के कारण शून्य तीव्रता की फ्रिंज बनती है। तो इस स्थिति में जब पथांतर 2 लैम्डा हो तो फ्रिंज कैसी बनेगी? अदीप्त फ्रिंज बनेगी। कैसी फ्रिंज बनेगी? अदीप्त फ्रिंज बनेगी और उसकी तीव्रता जो है वो शून्य होगी। और ये दूसरी बार प्राप्त हो रहा है, इसलिए पहले जो आ रहा था उसको कहेंगे प्रथम उच्चिष्ट, ये कहलाएगा द्वितीय उच्चिष्ट, द्वितीय निम्निष्ठ, सॉरी, क्योंकि अदीप्त आ रही है तो निम्निष्ठ होगा, द्वितीय निम्निष्ठ प्राप्त होता है। अब अगली स्थिति ले लें, पांचवी स्थिति ले लें कि जब डेल बराबर कितना हो? 5 लैम्डा बटे 2, इसमें फिर लैम्डा बाई 2 जोड़ दें तो देखो आसानी से आप समझ में आ रहे हैं। अब छिद्र को कितने भागों में बटा हुआ मान लें अपन? 5 भागों में बटा हुआ मान लें। आप इस ए आकार वाले छिद्र को अब जो है आप 5 भागों में बटा हुआ मान लें। मान लो प्रकाश तरंगें ये जो जा रही हैं विवर्तित होकर, इनके मध्य जो पथांतर आ रहा है ये बिंदु सी है, तो ये पथांतर 5 लैम्डा बटे 2 हो। तो इस स्थिति में आप छिद्र को बराबर के 5 भागों में बटा हुआ मान लें। a/5, 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 a/5 और a/5 बराबर के 5 भागों में बटा हुआ मान लें, तो आपका पथांतर भी जो है वो क्रमागत तरंगिकाओं के साथ 5 भागों में बढ़ जाएगा। ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा, ये 3 लैम्डा बाई 2 और ये 2 लैम्डा और ये 5 लैम्डा बाई 2। तो देखो क्रमागत भाग एक दूसरे के साथ विनाशी व्यतिकरण दर्शाएंगे। पहला भाग और ये विनाशी व्यतिकरण यानी लैम्डा बाई 2 पथांतर पर अध्यारोपित होंगे, ये भाग और ये भाग लैम्डा बाई 2 पथांतर पर अध्यारोपित होंगे। तो ये 4 भाग तो क्रमागत 2-2 भाग एक दूसरे के साथ लैम्डा बाई 2 पथांतर पर अध्यारोपित होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, लेकिन 5वां भाग किसके साथ हो? वो बचा रह जाएगा। उसके कारण पी बिंदु पर क्या होगी? तीव्रता पहुंचेगी और फ्रिंज कैसी बनेगी? प्रदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो इस स्थिति में जब पथांतर 5 लैम्डा बाई 2 हो तो थीटा का मान तो क्या आ जाएगा? आप आसानी से निकालेंगे। थीटा का मान क्या आएगा? साइन इनवर्स 5 लैम्डा बटे 2a। और जब थीटा का मान ये होगा तो प्रदीप्त फ्रिंज बनेगी, प्रदीप्त फ्रिंज बनेगी, लेकिन उसकी तीव्रता क्या होगी? देखो ये पूरे भाग के कारण प्रदीप्त थी, ये वाली तीसरे 1/3 भाग के कारण, और ये छिद्र के 5वें भाग के कारण। केवल 4 भाग तो निरस्त हो गए, केवल 5वें भाग के कारण, तो छिद्र के 5वें हिस्से के कारण तीव्रता होती है, तो ये तीव्रता और भी कम होती है इन दोनों की तुलना में, और फ्रिंज जो है वो प्रदीप्त बनेगी, जिसको आप क्या कहेंगे? द्वितीय उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट बोलेंगे। द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है जिसकी तीव्रता प्रथम और केंद्रीय उच्चिष्ट से कम होगी। अब अगली स्थिति ले लें। अगली स्थिति आप ले लें कि डेल बराबर कितना हो? 3 लैम्डा हो। तो इसमें अब आप क्रमागत रूप से आसानी से दे सकते हैं। जब पथांतर जो है 3 लैम्डा के बराबर हो तो इसी छिद्र को आप 6 भागों में बटा हुआ मान लें। 6 भागों में बटा हुआ मान लेंगे तो क्रमागत 2-2 भाग एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इस स्थिति में कैसी फ्रिंज बनेगी? अदीप्त फ्रिंज बनेगी। और कौन सा? तृतीय निम्निष्ठ प्राप्त होगा। उसके बाद में यदि पथांतर 7 लैम्डा बटे 2 हो तो उस स्थिति में आप छिद्र को 7 भागों में बटा हुआ मान लें। 6 भाग एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, 7वें भाग के कारण तीव्रता होगी। तो कौन सा उच्चिष्ट आएगा? तृतीय उच्चिष्ट आएगा इस पथांतर के ऊपर। ठीक है, तो इसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि जब छिद्र से विवर्तित होकर जो तरंगिकाएं जा रही हैं उनके मध्य पथांतर जो है वो n लैम्डा के बराबर हो तो क्या प्राप्त होंगे आपको? निम्निष्ठ। निम्निष्ठ ही आ रहे हैं। देखो एक केंद्रीय उच्चिष्ट को छोड़कर बात करें, इसमें आप शर्त लगा दें यहाँ पर n नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जैसे लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो तो छिद्र सम संख्या में बटेगा। सम संख्या में बटेगा लैम्डा बाई 2 पथांतर पर, तो तीव्रता 0 होगी। तीव्रता 0 होगी तो कौन सी फ्रिंज बनेगी? अदीप्त, जिनको क्या बोलते हैं? निम्निष्ठ। तो निम्निष्ठों का निर्माण होता है। प्रथम निम्निष्ठ लैम्डा पर, द्वितीय निम्निष्ठ 2 लैम्डा पर, तृतीय निम्निष्ठ 3 लैम्डा पर, चौथा निम्निष्ठ 4 लैम्डा पर। तो इस तरह से निम्निष्ठ प्राप्त होंगे। और यदि आपका पथांतर जो है वो क्या हो? 2n+1 लैम्डा बाई 2 हो तो उस स्थिति में क्या बनेंगे? आपके उच्चिष्ट प्राप्त होंगे। उच्चिष्ट प्राप्त होंगे और व्यतिकरण जो है वो किसी एक भाग के कारण तीव्रता 0 न होने के कारण उच्चिष्ट बनेंगे और उच्चिष्टों की ये शर्त होगी। तो देखो इसमें पहला जो उच्चिष्ट आएगा, प्रथम उच्चिष्ट,
वो तो n का मान 1 रख दो आप, तो 3 लैम्डा बटे 2 पर प्रथम उच्चिष्ट, 5 लैम्डा बटे 2 पर द्वितीय उच्चिष्ट, 7 लैम्डा बटे 2 पर तृतीय उच्चिष्ट, इस प्रकार से उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। और जब डेल का मान डेल बराबर क्या हो 0, उस स्थिति में कौन सा उच्चिष्ट प्राप्त होगा? केंद्रीय उच्चिष्ट, जिसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, केंद्रीय उच्चिष्ट होगा। तो इस प्रकार से जो है एकल झिर्री फ्रानाफर विवर्तन को आप इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। अब तीव्रता का वितरण पथांतर के साथ देखें, यानी फ्रानाफर विवर्तन में एकल झिर्री द्वारा फ्रानाफर विवर्तन में जो तीव्रता वितरण होता है पर्दे पर, वो किस प्रकार होता है, तो उसको अगर देखें तो जैसा अपन ने ये शर्त लिखी है उसके आधार पर जो है वो तीव्रता वितरण का ग्राफ भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखो वो तीव्रता वितरण का ग्राफ किस तरह से प्राप्त होगा। आप चाहे पथांतर के साथ ले लें, चाहे कलांतर के साथ ले लें उसको। तो इस एक्स पर तो जो है वो पथांतर ले लेते हैं, ये तो मान लिया पथांतर है जिसको डेल से दर्शाएंगे, और इस एक्स पर जो है वो ले लेते हैं तीव्रता। विवर्तन में जो तीव्रता आएगी वो देख लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर पथांतर 0 है, यहाँ लैम्डा बाई 2 है, यहाँ लैम्डा है, यहाँ 3 लैम्डा बाई 2 है, 2 लैम्डा बराबर बराबर अंतराल पर लैम्डा बाई 2 का अंतराल लेते हुए चलते हैं, 5 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा, इस तरह से ये आगे की ओर। ऐसे इधर ले लें, माइनस लैम्डा बाई 2, माइनस लैम्डा, माइनस 3 लैम्डा बाई 2, माइनस 2 लैम्डा, माइनस 5 लैम्डा बाई 2, माइनस 3 लैम्डा, इस तरह से इधर की तरफ ले लें। तो देखो जब पथांतर 0 होगा, कौन सा होगा? पथांतर 0 होगा, उस स्थिति में संपोषी व्यतिकरण होगा और केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होगा। पहला निम्निष्ठ कहाँ आएगा? जब पथांतर कितना होगा? लैम्डा। तो छिद्र को बराबर के 2 भागों में बांट लेंगे और यहाँ पर प्रथम निम्निष्ठ आएगा। तो मान लो केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता ये है, तो ये धीरे धीरे कम होती यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो लैम्डा पर तीव्रता 0। अब 3 लैम्डा बाई 2 पर तीव्रता 0 नहीं होगी, प्रदीप्त फ्रिंज बनेगी, लेकिन उसकी तीव्रता छिद्र के 1/3 भाग के कारण लगभग 21 गुना कम हो जाती है और बहुत कम तीव्रता प्राप्त होगी। तीव्रता तो होगी, उच्चिष्ट बनेगा, लेकिन उसकी तीव्रता उतनी नहीं होगी जितनी केंद्रीय उच्चिष्ट की होती, क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट की तो पूरे छिद्र के कारण होती है, पूरे भाग की प्रकाश तरंगें शून्य पथांतर पर आती हैं और संपोषी व्यतिकरण दर्शाती हैं, लेकिन इसमें केवल 1/3 भाग के कारण तो तीव्रता बहुत कम होती है। फिर यहाँ पर 2 लैम्डा पर बराबर के 4 भागों में बांट लेंगे, तो 2 भाग एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और 0 तीव्रता आएगी, यानी विनाशी व्यतिकरण होगा। फिर 5 लैम्डा बाई 2 पर छिद्र के 5वें भाग के कारण, ये तीसरे भाग के कारण थी, ये 5वें भाग के कारण तो और भी कम हो जाएगी, उच्चिष्ट की जो तीव्रता है वो और भी कम हो जाएगी। और 3 लैम्डा बाई 2 पर 3 लैम्डा पर 6 भागों में बांट लेंगे, 2 भाग एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। फिर अगली जो स्थिति ले ले वो आ जाएगा 7 लैम्डा बटे 2, तो 7 लैम्डा बटे 2 पर 7वें भाग के कारण तो तीव्रता और भी कम हो जाएगी इस तरह से। तो ऐसा तीव्रता का वितरण पर्दे पर होगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा यहां पर होगा। यहाँ पर तीसरे भाग के कारण तीव्रता होगी और यहाँ 0 हो जाएगी। यहाँ 5वें भाग के कारण होगी तो और भी कम हो जाएगी और यहाँ फिर 0 आ जाएगी, फिर और कम हो जाएगी। तो यहाँ जो होगी वो -7 लैम्डा बाई 2 पर। तो इस तरह से जो है वो तीव्रता वितरण होता है। तो ये तो जो है वो कहलाता है, क्या कहलाएगा? ये केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट। इसकी तीव्रता और चौड़ाई दोनों ही सर्वाधिक होती हैं, सर्वाधिक तीव्रता होती है। ये जो है पहला निम्निष्ठ आ रहा है, इसको प्रथम निम्निष्ठ बोलेंगे। ये है प्रथम उच्चिष्ट। ये कहलाएगा आपका द्वितीय निम्निष्ठ।
और ये द्वितीय उच्चिष्ट। जैसे जैसे उच्चिष्टों की संख्या बढ़ती जाएगी उनकी तीव्रता जो है वो कम होती जाएगी, जबकि निम्निष्टों की सभी की तीव्रता 0 होगी। तो ये कहलाएगा तृतीय निम्निष्ट। इस प्रकार से जो है वो पर्दे पर तीव्रता का वितरण होता है। तो ये जो तीव्रता वितरण है एकल झिर्री फ्रानाफर विवर्तन में पथांतर